आप सभी को नमस्कार। आज हमारा क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पतन के क्या कारण थे। उनका आर्थिक पतन किस कारण से हुआ, क्या कारण रहे जो उनके व्यापार का पतन होकर उनका व्यापार कम हो गया और अटलांटिक महासागर में स्थित जो देश हैं उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ गया। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। इटली में पुनर्जागरण के बाद 15वीं शताब्दी के अंत तक इटली में जब पुनर्जागरण हुआ उसके बाद जो हुआ उसके बाद जो है भूमध्य सागर वाले जो देश है उनका व्यापार धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया। इटली में पुनर्जागरण के बाद 15वीं शताब्दी के अंत तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शामिल इटली, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इन नगरों में व्यापार वाणिज्य काफ़ी प्रगति कर रहा था, काफ़ी फल फूल रहा था। इटली में बड़े बड़े नगरों का उदय होने लगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, काफ़ी फल फूल रहा था व्यापार इनका। दूसरी ओर भौगोलिक खोजों से नए नए देशों की व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। इससे इनका व्यापार जो है एशिया और अमेरिका साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अमेरिका से इन्होंने भारी मात्रा में सोने का आयात किया। अभी नीचे देखेंगे हम, इन्होंने इतना धन कमाया, ये हमें कैसे पता चला। इसका आइडिया हम इस बात से लगा सकते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत से वापस गया और जो यहाँ से वो सामान लेके गया था उन वस्तुओं को जब उसने यूरोप में जाके बेचा तो इससे उन्होंने 50 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। कोई चीज़ मान लो 1 लाख रुपए की लेके गया ये सामान और उस 1 लाख रुपए के सामान को इसने 50 लाख रुपए में बेचा। इस प्रकार से इनको भारी मुनाफा हुआ एशिया के साथ व्यापार करने में, पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने में। और अमेरिका जो स्पेन के कोलंबस ने जो 1492 में अमेरिका की खोज की थी उसने वहाँ से भारी मात्रा में सोने में चांदी का आयात किया। लेकिन देखिए हम यहाँ से देखते हैं कि दूसरी ओर स्पेन के कोलंबस द्वारा 1492 में नई दुनिया अमेरिका की खोज से भारी मात्रा में सोने व चांदी का आयात हुआ। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आया। नया मोड़ क्या आया, धीरे धीरे यहाँ का व्यापार कम होने लगा, यहाँ का व्यापार जो था घटने लगा और वहाँ का व्यापार जो है बढ़ गया। इसके कुछ कारण थे, जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले कारण क्या रहा, जनसंख्या में वृद्धि। हमने देखा कि 100 वर्षों के अंतराल में जितने भी सारे देश थे ये भूमध्य सागर वाले, इनकी जो जनसंख्या है लगभग हर देश की जो जनसंख्या है 100 वर्ष के अंतराल में 20 लाख जो है जनसंख्या बढ़ गई। तो ये अपनी जो सामान है उसकी आपूर्ति करने में अक्षम हो गए, सक्षम नहीं थे। इसी प्रकार से इनका जो व्यापार है धीरे धीरे पतन हो गया जनसंख्या में वृद्धि के कारण। दूसरा है कृषि में रुकावटें। हमने देखा कि वहाँ के जो उत्पादन था वो बढ़ नहीं रहा था। उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो किसानों को फ़ायदा नहीं होगा तो किसान कृषि क्यों करेंगे। दूसरा है जलवायु का अनुकूल न होना। वहाँ की जो जलवायु है कृषि के अनुकूल नहीं थी। सारे के सारे किसान जो थे निराश थे और इसी वजह से कुछ किसान शहरों की तरफ चले गए, कुछों ने कृषि करना बंद कर दिया, कुछों ने भेड़ पालन करना शुरू कर दिया। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा कृषि नहीं हो सकती, इसी वजह से भी ये भी कारण रहा पहाड़ी क्षेत्र का होना। उसके बाद है शासकों के सहयोग का अभाव। राजा जो थे, वहाँ के जो शासक थे, उनका भी सहयोग इन जमींदारों को, इन किसानों को नहीं मिला। इसी वजह से यहाँ के जो किसान थे वो कृषि को छोड़कर क्या करने लगे, या तो कृषि को छोड़कर वो ऊन का उत्पादन करने लगे, भेड़ों का पालन करने लगे, क्योंकि ऊन वहाँ का जो था मुख्य व्यवसाय था। इसी वजह से शासकों ने उसको सहयोग दिया और बड़े बड़े जमींदारों ने क्या किया, कुछों ने कृषि करना छोड़ दिया, कुछ शहरों की तरफ चले गए, कुछों ने बाड़ाबंदी करके ज़मीन की और उस पर भेड़ों को पालना शुरू कर दिया। और ऊन वहाँ का मुख्य व्यवसाय था। राजाओं ने भी उनको सहयोग दिया क्योंकि राजा जो थे उनको टैक्स मिलता था और ऊन की डिमांड यूरोप में सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट है यूरोप में ऊन की डिमांड का ज़्यादा होना, ऊन की मांग का ज़्यादा होना। यूरोप के सभी देशों में ऊन की जो डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसकी आपूर्ति करने के लिए राजाओं ने सहयोग दिया, किसानों को बोला कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऊन का उत्पादन करो। और किसानों ने क्या किया, बड़े बड़े जमींदारों ने खेतों को चार दीवारी करके, बाड़ाबंदी उसी को बोलते हैं, चार दीवारी, ठीक है। तो उस प्रकार से इन्होंने भेड़ों का पालन करना शुरू कर दिया और जो कृषि है वो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। उसके बाद कृषि की प्राचीन तकनीक। किसी भी वैज्ञानिक नए नए यंत्रों का प्रयोग नहीं किया इन्होंने कृषि को बढ़ाने के लिए। जब ऐसे यंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कृषि का पतन जो है अपने आप हो जाएगा। उसके बाद है उद्योगों का पतन। इसके बाद है उद्योगों का पतन। उद्योगों का पतन कैसे हुआ,
वस्तुओं की मांग में वृद्धि, यूरोप में जो था वस्तुओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जैसे ऊन हो गया, उसके बाद कपड़ा हो गया, रेशम हो गया, आदि जो वस्तुएं थी, कीमती पत्थर हो गए, इन सभी की डिमांड जो है यूरोप में बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो ये देश है इटली, स्पेन वगैरह, ये इन वस्तुओं की डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इसी प्रकार से इनके उद्योगों का पतन हो गया। दूसरी ओर इंग्लैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड आदि देशों में व्यापार जो था इसलिए बढ़ गया क्योंकि वहाँ जो था उत्पादन ज़्यादा था, उनकी वस्तुएं सस्ती थी, और यहाँ भूमध्य सागर वाले देशों की जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी महंगी थी। इसी वजह से इनका पतन हो गया उद्योगों का। दूसरा है जहाज़ों के लिए हॉलैंड पर निर्भर होना। ये देश क्या करते थे, ये देश ना तो अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाते थे, ना अपने देश में जहाज़ों का निर्माण करते थे। जो जहाज़ समुद्री जहाज़ होते हैं जो पानी में वस्तुएं लेकर जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, ये क्या करते थे, हॉलैंड जो जहाज़ बनाता था उनको खरीद लेते थे पैसा देके। इसी वजह से हॉलैंड का व्यापार बढ़ता चला गया और इनका व्यापार घटता चला गया। उसके बाद है उत्पादन की कमी या उत्पादन का कम होना। उत्पादन का कम होना क्या किया इन्होंने, कृषि के क्षेत्र में कोई नई नई तकनीक नहीं अपनाई, वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया, उत्पादन कम हो रहा था, इसी वजह से उद्योगों का पतन हो गया। अच्छे कारीगर नहीं थे। अगला है अच्छे कारीगरों की कमी। अच्छे कारीगरों की कमी, इनके पास अच्छे कारीगर नहीं थे, मेहनती कारीगर नहीं थे। जो कारीगर थे वो इतने आलसी थे कि आराम आराम से काम करते थे, पैसा ज़्यादा लेते थे, ज़्यादा मेहनती नहीं थे, और उत्पादन जो वस्तुओं का होता था वो वस्तुएं काफ़ी महंगी बनती थी, और महंगी वस्तुएं इंग्लैंड और हॉलैंड का मुकाबला नहीं कर पाई। इसी वजह से भी इनका पतन हो गया उद्योगों का। अगला है स्पेन की दोषपूर्ण उत्पादन प्रणाली। कैसे? नंबर 1, कुशल श्रमिकों की कमी, अच्छे कारीगर नहीं थे, वही बात है। उसके बाद मांगों को पूरा न कर पाना, ये भी हमने देख लिया कि जो यूरोप में वस्तुओं की डिमांड है, मांग है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और ये उसको पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इसी वजह से वो जो देश थे, वो जिनको सामान चाहिए था, वो इंग्लैंड, हॉलैंड, जहाँ से उनको सामान की पूर्ति हो सकती है, आपूर्ति हो सकती है, वो उन देशों की ओर देखने लगे और उनके पास सामान बड़ी संख्या में था। वो उनकी डिमांड को, मांग को पूरा करने में सक्षम थे। इसी वजह से उनका व्यापार बढ़ता चला गया और इनका व्यापार घटता चला गया। कुशल श्रमिकों की कमी, मांग को पूरा न कर पाना। उसके बाद है सोने चांदी के आने के दुष्प्रभाव। अमेरिका से जैसे स्पेन में सोना चांदी का आयात हुआ भारी मात्रा में, यहाँ के लोग हो गए आलसी। यहाँ के लोग सोचने लगे कि हमें बड़े बड़े पद दिए जाए, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, ये जो मेहनत से अब जी चुराने लगे। स्पेन के जो लोग हैं अब मेहनत से जी चुराने लग गए। अब ये मेहनत करके खाने वाले लोग नहीं रहे। अब ये सोचते हैं कि हमें बैठे बैठाए ऊंचे ऊंचे पद दे दिए जाए, मेहनत हम नहीं कर सकते। इसी वजह से सोने चांदी के आने से दुष्प्रभाव पड़ा स्पेन के लोगों के ऊपर, और जो इसके पतन का, व्यापारिक पतन का एक कारण बना। उसके बाद तकनीक के क्षेत्र में कमी, हमने देख ली ये भी। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अब क्या करने लगे, इनकी शिक्षा प्रणाली में भी दोष आ गया। उसके बाद देखते हैं हम इटली का पतन कैसे हुआ। हमने देखा कि इटली में लगभग धर्म सुधार आंदोलन के बाद 30 वर्षों तक जो है युद्ध चलता रहा, और 30 वर्षों तक जो युद्ध चलता रहा, उसी कारण यहाँ का व्यापार, वाणिज्य, बड़े बड़े नगर जो है धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे। क्योंकि जहाँ युद्ध चलता रहेगा वहाँ पे विकास, तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की नहीं होगी तो वहाँ का पतन निश्चित है। इसी वजह से धर्म युद्धों के कारण इटली का पतन हो गया। उसके बाद पुरानी उत्पादन प्रणाली हमने देख लिया, कोई नया तकनीक इन्होंने नहीं अपनाई, इसी वजह से इनका पतन हो गया। उसके बाद है लास्ट, तकनीक के क्षेत्र में कमी। तकनीक के क्षेत्र में कमी, तकनीकी विकास की कमी, वही है ये भी कि इन्होंने वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया। उत्पादन प्रणाली पुरानी थी, सारे के सारे यानी कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। किसानों ने तकनीकी यंत्रों का, वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया। इस वजह से इनका पतन धीरे धीरे होता चला गया।